नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत है यूपी की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से खबर है। यूपी में नाम बदलने का जो सिलसिला है वो अभी भी लगातार जारी है। अब यूपी में नैनी का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी नगर रख दिया गया है। इसके अलावा यहां एयरपोर्ट का भी नाम बदला गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट इसका नाम कर दिया गया है। इसके अलावा शहर में एक ओवर ब्रिज का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। इसके आगे खबर यह है कि रोड, चौक और मोहल्लों के नाम भी बदले जाएंगे। नगर निगम सदन में नामकरण का प्रस्ताव फिलहाल पारित कर दिया गया है। तो यूपी में नैनी जिस जगह को पहचान के तौर पर पुकारा जाता था, अब उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी नगर हो गया है। इसके अलावा शहर में एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। चलिए यूपी से लौटने वापस एमपी की तरफ। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश की जनता राज्य में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लोगों का इंतजार बहुत जल्द खत्म भी हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से यह कह दिया है कि वो पंचायत चुनाव को लेकर 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम फैसला। बिना ओबीसी आरक्षण करवाएं चुनाव। 2 हफ्ते में जारी करें अधिसूचना। सरकार दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका। एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी ओबीसी उम्मीदवार बिना आरक्षण के ही मैदान में होंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। वहीं कोर्ट का फैसला आते ही सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कही है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे। सरकार भले ही रिव्यू पिटीशन की बात कह रही हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानूनी तौर पर संभव है। रिव्यू पिटीशन पर कानून के जानकारों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। रिव्यू किस मुद्दे पे करेंगे भाई? पंचायत चुनाव कराने के जब स्पष्ट डायरेक्शन दे दिए गए हैं तो चुनाव तो आपको कराना पड़ेंगे। अब यहाँ रिव्यू इस आधार पे कि भाई चुनाव हम पोस्टपोन करेंगे, बिना ओबीसी का हम चुनाव नहीं कराएंगे, तो इस मुद्दे पर रिव्यू किया जा सकता है। अब स्टेट गवर्नमेंट का व्यू है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही विधानसभा में संकल्प लिया था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद एमपी की सियासत में ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार पर वक्त बर्बाद करने का आरोप लगा रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जब 27% आरक्षण के तहत चुनाव कराए जा रहे थे, हम लोगों ने आरक्षण कर दिया था, चुनाव की प्रक्रिया चालू कर दी थी, मतदाता सूची बन गई थी। प्रक्रिया में विवाद डालने का काम किसने किया? मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बताएं कि आपने विघ्न क्यों डाला। और इस स्थिति के लिए मैंने उस वक्त भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था ये ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ही लिस्ट बनेगी। इतना समय था, ऑर्डिनेंस लाए थे उस वक्त पंचायत चुनाव को रोकने के लिए, और मैंने कहा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो आप? वो जो डिलिमिटेशन हो चुका था उसी पे चुनाव कराइए, जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो कांग्रेस हाई कोर्ट गई। उसके बाद जब हाई कोर्ट से कांग्रेस को रिलीफ नहीं मिला तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने महाराष्ट्र का उदाहरण रखा। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई, और नहीं तो ओबीसी आरक्षण के साथ तो चुनाव हो ही रहे थे।
और इसलिए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगवाने का पाप अगर किया तो कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वोटर्स का अच्छा खासा असर है। यही वजह है कि आरक्षण के जरिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओबीसी वोटर्स को साधना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आयोग ने भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में इस वर्ग को 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब भले ही चुनाव बिना आरक्षण के हो, लेकिन ओबीसी का मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है और 2023 से पहले भी इस पर सियासत खूब गर्माती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, पंचायत चुनाव समय पर होते हैं या नहीं, या फिर रिव्यू पिटीशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में उलझता है, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी एक बयान दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने हर वर्ग को बांटने का काम किया। शिवराज सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहती है। हमने प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ट्रिपल टेस्ट कांग्रेस की सरकार को करा के विधिवत तौर पर पंचायत के चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिनकी थी उनको कराना चाहिए था, वो न करके केवल अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उस प्रक्रिया को चालू नहीं किया। अपने निहित स्वार्थ के लिए मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव को योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रभावित किया, आज उसका दुष्परिणाम मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति झेल रहा है। लेकिन हम प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम इस दिशा में काम गंभीरता के साथ हमने किया और भी जो जरूरत होगी वो करेंगे। चलिए, बीजेपी से हटते हैं, रुख करते हैं कांग्रेस की तरफ। मिशन एमपी की तैयारी में लगी कांग्रेस को अब अपनी ही पार्टी में अनुशासन की चुनौती मिल रही है। पार्टी का जब भी कोई बड़ा नेता आता है या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, कांग्रेसी आपस में ही लड़ झगड़ कर पार्टी की फजीहत करा देते हैं। इसी से निपटने के लिए अब कांग्रेस ने एक नया फार्मूला निकाला है और इसकी शुरुआत वो इंदौर से करने जा रहे हैं। क्या है फार्मूला, देखिए उस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में होने वाले विवाद को निपटाने, अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाने और नेताओं में समन्वय बैठाने को लेकर अनुशासन समिति बनाई जाएगी। इसको लेकर एक प्रस्ताव शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को भेजा है, जिसमें अध्यक्ष समेत 3 सदस्य होंगे। ये समिति नेताओं के आपसी विवाद को निपटाने का काम करेगी, जिससे पार्टी की छवि को खराब होने से बचाया जा सके, साथ ही अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर कार्रवाई भी की जा सके। एक अनुशासन समिति के मामले में अतिशीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं। अनुशासन समिति अभी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का कोई भी साथी कुछ भी मीडिया में या अन्य दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के लिए करता है, इसके लिए हम अनुशासन कमेटी बना रहे हैं ताकि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई अनुशासन समिति कमेटी करे। बहुत सारे हमारे प्रारूप बन रहे हैं। इसमें एक प्रारूप ये भी है कि जब भी कोई बड़ा नेता आए तो उनके सामने किस टाइप की बात रहना चाहिए, किस टाइप की बातें करना चाहिए, सब तरह की सब अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं। अतिशीघ्र हम इसका गठन करने वाले हैं। अभी हाल ही में पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे के दौरान स्वागत को लेकर कांग्रेसी आपस में भिड़ गए थे। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान नेताओं में जमकर मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत भी कमलनाथ तक पहुंची थी। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसका भी ध्यान अनुशासन समिति रखेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं में हो रहे झगड़ों पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अनुशासन समिति की नहीं बल्कि कमांडो ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा ये अनुशासन कमेटी से ठीक होने वाली नहीं है, कमांडो ट्रेनिंग की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि इनको तो प्रोफेशनल तौर पर 4-6 गार्ड किराए पे ले लेने चाहिए, बंदूकधारी, क्योंकि ये डंडे वाले गार्डों से संभलने वाले हाथी नहीं है, ये पूरे जंगल को रोंदने पे आमादा है। तो अनुशासन समिति कुछ करने वाली नहीं है, कमांडो तैनात करने चाहिए और प्राइवेट जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी सेवाएं लेना चाहिए और कम से कम 4-6 बंदूकधारी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे बहुत जरूरी है। बहरहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि कुछ दिनों से शहर कांग्रेस में बयानवीरों की संख्या बढ़ गई है। इनकी वजह से कांग्रेस की रीति नीति और नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कई अहम विषयों की गोपनीयता भंग हो रही है। विवाद और अनुशासनहीनता अलग अलग बातें हैं,
इन सभी विषयों को गंभीरता से देखते हुए ही अनुशासन समिति बनाई जा रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये फॉर्मूला असरदार रहेगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए, कांग्रेस में पहले भी बहुत एक्सपेरिमेंट हुए और अब इस पर भी नजर रहेगी कि क्या वाकई कांग्रेस के भीतर ये फॉर्मूला सफल होगा या नहीं। खबर गुजरात से है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। राहुल गांधी ने गुजरात में कुछ सरकारी स्कूलों की तारीफ की है, लेकिन ये सरकारी स्कूल गुजरात नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार अंग्रेजी के अच्छे स्कूल चला रही है। भूपेश बघेल सरकार स्वामी आत्मानंद के नाम से जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल चला रही है वो बहुत अच्छे हैं। राहुल गांधी गुजरात में एक आदिवासी सत्याग्रह रैली में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में दूसरा उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल का पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया है। प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल, जिसमें गरीब से गरीब लोग अपने बच्चों को भेजकर अंग्रेजी सिखा सकते हैं। तो यह काम हम यहां करना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने यह बयान गुजरात में दिया, लेकिन राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों की तारीफ क्या की कि छत्तीसगढ़ में राजनीति ही गर्मा गई। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने तंज कसा है और पूछा है, क्या हाल है यहाँ के स्कूलों के, आकर देख लीजिए। गुजरात में तो शुरू से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई सरकार करवा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। गुजरात के बारे में फिर उनको मालूम नहीं है कि गुजरात में तो प्राइमरी स्कूल से ही अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है और गुजरात में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूलें खुल गई हैं। छत्तीसगढ़ में 35 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। 1 लाख बच्चों के लिए स्कूलें खोलकर और अपनी पीठ थपथपाना और पुरानी स्कूलों को, हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी में परिवर्तित कर कर हिंदी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ में वो अन्याय कर रहे हैं। जो सुविधा अंग्रेजी स्कूल के बच्चों को वो दे रहे हैं, वही सुविधा हिंदी स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। इस भेंट मुलाकात के तहत सीएम भूपेश 2 दिन के सरगुजा दौरे पर हैं। सरगुजा में आने वाली लुंड्रा विधानसभा का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम के इस दौरे के दौरान अलग अलग रूप भी देखने को मिले। इनमें से कई रूप ये बताते हैं कि सीएम भूपेश बघेल बेहद सरल और सहज हैं। एक तरफ कहीं सीएम भूपेश जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो कहीं बच्चों के सामने वो बच्चों की तरह भी नजर आ रहे हैं। कभी बच्चों को टॉफी बांट रहे हैं तो उनके सामने मास्टर की भूमिका भी अदा करते नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश ने आज कुछ बच्चों की फरमाइश पर उन्हें रायपुर की जंगल सफारी दिखाने के लिए कलेक्टर को निर्देश भी दिए। सरगुजा दौरे के दौरान सीएम भूपेश ने मां महामाया मंदिर में दर्शन किए, प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल अब धीरे धीरे वेंटिलेटर पर जा रहा है। लोगों के इलाज से ज्यादा अब इस अस्पताल को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है, पर इसके लिए अब तक कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिला है और यही वजह है कि अस्पताल की हालत नाजुक होती जा रही है। देखिए बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स की मेडिकल फैसिलिटी इन दिनों पूरी तरह से चरमरा गई है। इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली तस्वीर सिम्स के सोनोग्राफी वार्ड की है। कुर्सियां खाली, सोनोग्राफी वार्ड से टेक्नीशियन गायब, खाली पड़ा बेड। दूसरी तस्वीर सिम्स के सामने निजी सोनोग्राफी सेंटर्स की है, जहां मरीजों को पांव रखने तक की जगह नहीं है। सिम्स गए थे अभी पहले? अभी गए थे। क्या बोले? वो अंदर में लेडीज को लेगा था, बोला सोनोग्राफ करवा के लाओ, हम लोग यहाँ आ गए। नहीं तो सिम्स वाले लोग वहाँ नहीं करवाए? नहीं करवाए। क्यों? अब लेडीज से क्या बोला, कहाँ पे करवाने के लिए बोला चलो पहले करवाए, वही चलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। इनकी बातें सुनकर शायद आप समझ ही गए होंगे कि सिम्स की सोनोग्राफी मशीन खराब है।
और डॉक्टर निजी अस्पतालों में सोनोग्राफी कराने की पर्ची मरीजों को लिख रहे हैं। यही वजह है कि दुरुस्त अंचलों से आने वाले ग्रामीणों को ज्यादा कीमत चुकाकर निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराना पड़ रहा है। असुविधाओं का खेद है। अब 2 महीने से खराब है, जनता कितना अपना पैसा बर्बाद करे, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे सोनोग्राफी भी होता है तो 1500 से 2000 के बीच में अभी हम लोग खुद चार्ज दे के आ रहे हैं सोनोग्राफी सेंटर में, प्राइवेट सेंटर में। यहाँ पे दिक्कत ये है कि ना सोनोग्राफी मशीन काम करता और ना ही जो काम होना चाहिए वो सही समय पे होता। यहाँ आदमी 2 पैसा, गरीब आदमी 2 पैसा कम बचाने के लिए आता है तो उसको बाहर भेजा जाता है और बाहर सिर्फ कमीशन खोरी होता है और कमीशन ये सभी डॉक्टरों को बंधा हुआ है, मेडिकल से लेके अपना सोनोग्राफी और सीटी स्कैन हर चीज़ तक। सिम्स में सोनोग्राफी नहीं होता है, सिम्स में प्राइवेट क्लिनिक में भेज दिया जाता है। प्राइवेट में सीटी स्कैन का सोनोग्राफी करवाओ बोलते हैं और डॉक्टर पर्ची लिख के देते हैं, पर्ची में लिखा रहता है वही सोनोग्राफी मान्यता दिया जाता है और सिम्स में अन्यथा दूसरा कोई मान्यता नहीं दिया जाता है बस। उधर बंद पड़े इन सोनोग्राफी मशीन्स को लेकर बंसल न्यूज ने सिम्स प्रबंधन से बात की तो उनका कहना है कि सोनोग्राफी मशीन का पार्ट्स खराब है, जिसकी कंप्लेंट संबंधित कंपनी को दे दी गई है। मशीन ठीक है, मशीन के जो प्रोब होते हैं, है ना, वो 2 प्रोब है, दोनों ख़राब हो गए हैं। तो कंपनी को ऑलरेडी लिखा जा चुका है, जैसे ही वो प्रोब आएगा तो मशीन चालू हो जाएगी। नहीं, ये तो कंपनी से आता ना, दूसरे कंपनी का प्रोब लगता नहीं है मशीन में। तो जो कंपनी, जिस कंपनी की मशीन है उसी कंपनी का प्रोब लगता है, तो हमारी मजबूरी है कि उसी कंपनी का मंगाना पड़ता है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में 2 महीने से सोनोग्राफी की मशीनें बंद हैं। इसके साथ ही यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन जैसे विशेषज्ञों की कमी है। इसकी वजह से लोगों को निजी अस्पतालों में भटकना पड़ता है। ऐसे में सरकार को वेंटिलेटर पर जा रहे सिम्स का पहले इलाज करना चाहिए ताकि यहाँ लोग आकर इलाज करा सकें। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये रिपोर्ट जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगी और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कुछ इस अंदाज में करेंगे कि बिलासपुर में दम तोड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं की कुछ सुध लेंगे ताकि आम आदमी को दर्द में कुछ राहत मिल सके।